Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss NLE past paper 2003 physics, question number 13 to question number 18. So let's move on. Okay, so question number 13 says color of the light is determined by. Okay, so remember it, the color of the light is determined by the light wavelength. ठीक है? The color of the light is determined by the wavelength. और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि हमारे पास रेड जो होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और जो वॉयलेट होता है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो और कलर ऑफ द लाइट जो होता है इट इज डिटरमाइंड बाय द सी वेवलेंथ। Okay, so question number 14 says 1 proton, 1 neutron, 2 electron form which of the following? A. Helium, B. Deuterium plus, C. Deuterium minus and D. Helium। अच्छा, अगर हम देखें तो हमारे पास 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हीलियम तो हो नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि हीलियम के जो होते हैं वो 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं हीलियम के पास, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, तो इस वजह से ए और डी तो कैंसिल ही हो गए। अच्छा, अब बी और सी अगर हम देखें तो ड्यूटेरियम जो होता है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, और ड्यूटेरियम के पास हमारे पास ड्यूटेरियम जो होता है इसका वो आइसोटोप हाइड्रोजन होता है, और इसके पास 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना, देखिए ड्यूटेरियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज वाला ड्यूटेरियम है और एक नेगेटिव चार्ज वाला ड्यूटेरियम है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, यानी ड्यूटेरियम में जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस वजह से हमारे पास सी होगा ड्यूटेरियम माइनस, क्योंकि हमारे पास ड्यूटेरियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसके पास यूं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन गेन करने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ड्यूटेरियम माइनस। ओके, आई होप इट्स क्लियर। Okay, so question number 15 says, on surface of Earth, value of g is 9.8 meter per second. The value of g at a distance equal to the radius of the Earth above the surface of the Earth is। इससे आपको बताया गया है कि जो वैल्यू ऑफ जी है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पर है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ जी एट ए डिस्टेंस। हमें एक डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस पे वैल्यू ऑफ द जी निकालनी है जो बराबर है रेडियस ऑफ द अर्थ के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको इन फॉर्मूलाज के जरिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालनी है कि सर्टेन हाइट निकालनी है वैल्यू ऑफ जी, तो हमने सेकेंड फॉर्मूला बनाया, इसमें न्यू न्यू वैल्यू ऑफ जी निकालने के लिए हमने लिखा जी एम ई अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमें जी अपॉन एम ई की जगह हम ये वाला, ये जी अपॉन एम ई की जगह हम ये वाला जी लिखेंगे, तो हम इसको क्या करें, हमने देखो जी और एम ई दोनों जगह सेम है। ओके, देखें दोनों न्यूमरेटर में जी अपॉन एम ई सेम है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस कंबाइन करने के लिए हमने इस तरीके से लिखा है, जी मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई। ठीक है, ये जो है हमने इस तरह से लिखा, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, जी ये वाले जी अपॉन एम ई की जगह हमने जी अपॉन आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, एंड फिर हमने इन सबके अंदर उनकी वैल्यूज इनपुट की। रेडियस ऑफ द अर्थ जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ होती है। ठीक है, तो हमने सबकी जगह उनकी वैल्यूज इनपुट की, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज सी। ठीक है, तो हमने ये किस तरीके से किया है, देखें हमारे पास हमें सरफेस ऑफ द अर्थ पे दी गई थी वैल्यू ऑफ जी, हमसे पूछी गई थी वैल्यू ऑफ जी एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ जितना होता है उतने डिस्टेंस, उतना ऊपर, सरफेस ऑफ द अर्थ से उतना ऊपर हमारे पास वैल्यू ऑफ जी क्या होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी इज इक्वल टू जी अपॉन एम ई आर स्क्वायर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है जी की, वो हमें निकालनी है सर्टेन हाइट, तो हमने लिखा जी अपॉन जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन एम ई आर प्लस अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर।
फिर हमने इसको थोड़ा फॉर्मूला को वो किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने के लिए हमने थोड़ा फॉर्मूला को इधर उधर मूव किया और हमारे पास ये आया जी। इस वाले फॉर्मूला को हमने मूव किया। ओके, इस वाले फॉर्मूला को जब हमने मूव किया तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है GR² इज इक्वल टू G/GME। ठीक है, GME आया। फिर हमने इसको इस GME की जगह हमने GR² इस फॉर्मूला में डाल दिया। इसको डाला, अभी सारी वैल्यूज डाली और फिर हमारे पास आंसर आया 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज C। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर है वो C। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। Okay, so we have question number 16 that says the temperature of gas depends upon kinetic energy only, potential energy only, both kinetic energy and potential energy density. So the answer of question number 16 is A. Temperature of gas depends upon the kinetic energy only. Okay. And you also have to remember this relationship. The temperature is directly proportional to kinetic energy. As temperature increases, the kinetic energy also increases as gas molecules start to vibrate very vigorously and they start to collide with each other. So kinetic energy increases as temperature increases. Okay. Now question number 17 is the intensity level of ordinary conversation is. So remember the intensity level of the ordinary conversation is 60 decibels. Okay. Okay, so question number 18 says total internal reflection occurs when light comes from A, lighter medium to denser medium, B, denser medium to lighter medium, C, denser medium to denser medium, and D, lighter medium to lighter medium. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हम पहले रिवाइज करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो होती है जिसमें हमारे पास लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि पूरी की पूरी वापस जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू द सेम मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करने के, इस फिनोमेना को अकर करवाने के लिए हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं, वो ये होती हैं। तो टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। यानी हमारी जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है 90 डिग्री, तो हमारे पास वो क्रिटिकल एंगल होता है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। एंड लाइट मूव्स फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, यानी ज्यादा डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में आए। हम लेस डेंस मीडियम को रेयर मीडियम भी कहते हैं और लाइटर मीडियम भी कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो बी है, विच इज डेंसर मीडियम टू लाइटर मीडियम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 इज बी। ठीक है, आई होप आपको ये 6 क्वेश्चंस आज के क्लियर होंगे एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।